दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को जरूर से लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामों में इससे क्वेश्चन काफ़ी भारी मात्रा में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें क्या कहता है। मध्यकाल में भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे और ये व्यापार मुख्यतः भारत के पश्चिमी समुद्र तट से लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। यह व्यापार मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए करनी पड़ती थी। अब देखिए, पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने लंबी समुद्री यात्राओं को संभव बनाने के लिए दिक् सूचक यंत्र तथा नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणना करने वाली तालिकाएं और सारणियों का निर्माण कराया, जिससे समुद्र की लंबी यात्राएं संभव हुई। इसके बाद देखिए कि 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यो ने उत्तमाशा अंतरीप तथा वास्को डी गामा ने भारत की खोज 1498 में की थी। अब देखिए, इसी के साथ जो है पुर्तगालियों का इतिहास आरंभ होता है। तो पुर्तगालियों के इतिहास को अब देखेंगे। तो देखिए, प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कालीकट, जो भारत के समुद्र तट पर उतरा था। इसके बाद देखिए, कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका जमकर विरोध किया। इसके बाद देखिए कि वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसने अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला था। देखिए, पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि अरबों और वेनिस से क्या अर्थ है आपका, इटली जो है उसको वेनिस कहते थे। ये मतलब इटली के जो दो शहर थे, वेनिस और जिनोवा, तो उनमें से एक शहर इटली का ही है। तो काफी प्रसिद्ध था व्यापार के लिए। तो देखिए, अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये दो मुख्य उद्देश्य था। देखिए, पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया था और पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया था। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वरेज कैब्राल 1500 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत में 1502 में आया था। ठीक है, एक बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की थी। देखिए, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 से 9 का आगमन हुआ था। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। 1503 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया और दीव पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। आइए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था और 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में कौन था, तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई थी। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती शुरू कर दी थी और भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुन्हा 1529 से 38 ने 1530 में कोच्चिन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था। डी कुन्हा ने सैन थोमा, जो मद्रास में, हुगली बंगाल में और दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की थी। पुर्तगीज वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो ने
पश्चिमी भारत के चाउल 1531, दीव 1532, सालसेट और बेसिन 1536 और बंबई पर जो है अधिकार कर लिया था। पुर्तगीज पूर्वी तट के कोरोमंडल, समुद्री तट के मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे और मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों के व्यापार के लिए नागापट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। आइए तो देखिए, चटगांव के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे और पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाली अन्य जहाजों से कर वसूली की शुरुआत की। पुर्तगालियों ने कार्टरेज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्टरेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश जो है वर्जित कर दिया था। अरबी और भारतीय जहाजों को जिन्हें कार्टरेज प्राप्त होता था उनको काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाजों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया था। इसके लिए जहाजों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टरेज या परमिट लेना पड़ा और 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था और औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का जो है सफाया कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया और यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का जो है प्रयोग करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। इसके आगे देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत में पुर्तगाली राफ्टा, जिसको वस्त्र कहते हैं एक प्रकार का, जीन्स आदि ले जाते थे और जटामांसी बंगाल से दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च के खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेंडो भारत लाते थे। देखिए, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा जो 1542 से 25 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर जो है भारत आया था। आइए आगे देखेंगे हम लोग कि पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे और फिर क्या कहते हैं, सैन्य अतिक्रमण के करने पर जाके पुर्तगालियों ने जो है 1961 में गोवा, दमन और दीव छोड़ दिया था और इनको भारत में विलय कर लिया गया। आगे देखिए, पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, पहला क्या कारण था कि भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना। दूसरा क्या था कि गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार की अपनी नीति का हिस्सा बनाना। तीसरा था नए उपनिवेश ब्राजील की खोज हो चुकी थी और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के कारण भी ये विलुप्त हो गए थे भारत से। आगे देखिए, अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक भी थी और छठा है पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। तो ये 6 कारण हैं जिससे भारतीय व्यापार जो था पुर्तगालियों का वो क्या कहते हैं पतन हो जाता है। आगे देखिए, अगला है पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण जो गुजरात और कालीकट में हुआ करती थी तथा प्रिंटिंग प्रेस की जो है शुरुआत हुई थी। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया और भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेख द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा से प्रकाशन किया गया था। अगला देखिए कि ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबीवा और मासरित के नेतृत्व में हुआ था और पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ था। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है पुर्तगालियों का हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से उनकी स्थापना हुई, व्यापार में उन्होंने किस प्रकार से वृद्धि की और फिर उनके बाद उनका पतन किस प्रकार से हुआ और 1961 तक जो है वो भारत में सफलतापूर्वक रहे, लेकिन उसके बाद जो है उनका भगा दिया गया। आगे देखिए, अब देखेंगे हम लोग डचों के बारे में पढ़ेंगे। तो डच भी जो है इन्हीं के बाद आए थे। तो 1602 में डच जो हॉलैंड को पहले कहते थे, तो डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में
जो है विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था विरेंजरे ओस्ट इंडिस्che कंपेन वीओसी, इस कंपनी का नाम था, याद रखिएगा, कि आरंभिक पूंजी जिससे उन्हें व्यापार करना था वो कितनी थी, 6 मिलियन थी करीब, हाँ 6 मिलियन, कह लीजिए 65 लाख रुपए गिल्डर थी। और भारत में शीघ्र ही विरेंजरे ओस्ट इंडिस्che कंपनी ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही देखिए, भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुल्लिकट स्थित गोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 में जाकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की, और 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर जो है कब्जा कर लिया था। इसके साथ देखिए, डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। अब देखते हैं कि डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ अन्य कारखाने इस प्रकार से थे, जैसे देख सकते हैं पुलिकट जो है आपका 1610 में, सूरत 1616 में, विमलीपट्टनम 1641 में, करिकाल 1645 में, चिनसुरा 1653 में, कोच्चिन 1663 में, उसके बाद कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, ये सब जो है आपके 1658 में। तो ये आपकी कुछ फैक्ट्रियां थी जो विभिन्न स्थलों पर लगाई गई थी डचों द्वारा। आइए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कि डचों द्वारा भारत में नील, शोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, और डच लोग मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे, और मुख्यतः डच लोग भारत से सूती वस्त्र का जो है व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। और बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पे थी, तो यह पिपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1653 में चिन्नसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन चुका था, और यहाँ पर डचों ने गुस्तावुल नाम के किले का निर्माण कराया था। डचों बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम का निर्यात करते थे। इसके बाद देखिए कि डच द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों से डच मसालों का व्यापार करते थे। तो याद रखिएगा, कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार होता था, और मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों से जो है डच मसालों का व्यापार करते थे। तो मालाबार से मसालों का, कोरोमंडल से सूती वस्त्र का। आगे देखिए, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो याद रखिएगा, किसका प्रचलन, पैगोडा का प्रचलन कराया था, पैगोडा सिक्के का। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के नौसैनिक शक्ति के आगे डच नहीं टिक सके, और अंग्रेज जो है इनको हटा देते हैं। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए कि डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदारा के युद्ध में भारत ने अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया था। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे, जिससे पहला कारण क्या था कि इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, मतलब ये सरकार के सीधे नियंत्रण में थी, और कंपनी के भ्रष्ट एवं आयोग के पदाधिकारी और कर्मचारी। अगला देखिए, भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग जो है सर्वोच्च स्थिति में पहुंच चुका था। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का जो निर्यात था वो काफी अच्छे मुकाम पहुंच चुका था। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। देखिए, इसके बाद आता है अंग्रेज, जिन्होंने जो है भारत पर शासन किया था काफी लंबे समय तक। इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये भारत में आए थे और इन्होंने अपनी स्थापना को किस प्रकार से आगे बढ़ाया था। देखिए, शुरुआत है कि उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे, और अंग्रेजों की सफलता का कारण था इनका भारत सहित समूचे एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझना तथा व्यापार विस्तार में राजनैतिक सैनिक शक्ति का सहारा लेना। देखिए, 1599 में जॉन मिल्डनहाल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया, और 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अथवा उसका पूरा नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, की स्थापना की गई थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पत्र प्रदान किया था, और कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार करना था।
देखिए कि 15 वर्ष बीतने के बाद 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 में जावा, सुमात्रा तथा मोलक्को के लिए हुई थी। 1604 में कंपनी भारत की ओर बढ़ी और इसके साथ 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था और जहांगीर जो है उससे अधिक प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यापार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 की मनसब तथा जागीर जो है प्रदान करते हैं। इसके साथ ही देखिए शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा सम्राट जहांगीर का कान भरे जाने के कारण सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत से निकल जाने का आदेश दिया। सूरत में हॉकिंस ने कैप्टन मिडल्टन से मिलकर सूरत के व्यापारियों से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सूरत के व्यापारियों ने कैप्टन बेस्ट के अधीन 2 अंग्रेजी जहाजों को सूरत में रहने की अनुमति प्रदान कर दी थी। 1612 में कैप्टन बेस्ट ने एक समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। इसके साथ 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान जो जहांगीर की ओर से आया था, उसके द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की जो है अनुमति प्राप्त हो गई थी। आगे देखिए कि टॉमस एडवर्थ के अधीन सूरत में व्यापारी कोठी की स्थापना हुई थी और सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को पहुंचा था और 10 जनवरी 1616 को रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। टॉमस रो मुगल दरबार में 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक रहा और इस बीच रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने तथा दुर्गीकरण की जो है अनुमति प्राप्त कर ली थी। इसके साथ देखिए कि 1619 में अहमदाबाद, बड़ौच, बड़ौदा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए और सभी व्यापारिक कोठियों का इस समय नियंत्रण सूरत से होता था। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम और पेटापुली में स्थापित किया था और यहाँ से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को कंपनी खरीदकर फारस और बेतम को निर्यात करती थी। इसके साथ देखिए कि 1632 में अंग्रेजों ने गोलकोंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया कि 500 पगोड़ा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकोंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। यहाँ थोड़ा फोटो में हल्का सा कटा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, चिंता मत करिए, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। आगे देखिए 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया और 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज की चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की थी। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया और आगे देखिए 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में क्या कहते हैं राजा को दे दिया था, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या कहते हैं राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखेंगे कि 1669 से 1677 तक बंबई का गवर्नर गेराल्ड आंगियर ही वास्तव में बंबई का महत्तम संस्थापक था और 1627 तक बंबई पश्चिमी तट का प्रमुख व्यापारी केंद्र बना रहा। आगे देखिए गेराल्ड आंगियर ने बंबई में किलेबंदी के साथ ही वहां गोदी का निर्माण कराया और मुंबई नगर की स्थापना एक न्यायालय और पुलिस दल के रूप में स्थापना की। आंगियर ने बंबई के गवर्नर के रूप में यहाँ से तांबे व चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की भी स्थापना की। आंगियर के समय में बंबई की जनसंख्या जो है 60,000 और राजस्व में 3 गुना की वृद्धि हुई और इसका उत्तराधिकारी राल्ट 1677 से 82 हुआ था। आगे देखिए शाहजहां ने पुर्तगालियों से नाराज होकर अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में बाजार की अनुमति प्रदान की, लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर गैब्रियल बफ्टन द्वारा शाहजहां की लड़की का सफलतापूर्वक इलाज करने के कारण अंग्रेजों को 1-2 जहाजों के साथ बिना चुंगी दिए व्यापार की अनुमति मिली थी। आगे देखिए 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना हुई और हुगली के कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अंग्रेजी कारखाने खोले गए थे। आगे चलिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 1658 तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के जो है अधीन आ गई, और जहां 1633 से 1663 के बीच अंग्रेज फैक्ट्रियों का उद्देश्य मुगल संरक्षण में शांतिपूर्वक व्यापार करना था, वही 1683 से 85 में अंग्रेज व्यापारी स्थानीय शक्तियों के साथ विवादों, अन्य यूरोपियन कंपनियों के अधिकृत अनधिकृत व्यापारियों तथा आपसी झगड़ों में जो है व्यस्त हो गए थे। इसके साथ ही देखिए 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेक कारणों से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति में परिवर्तन आया। अब वह सिर्फ व्यापारिक संस्था पर भर न रहकर भारतीय राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी थी। इसके बाद देखिए 1667 में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा हेतु एक फरमान जारी किया, और 1672 में बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां एक आदेश द्वारा अंग्रेजों को मिलने वाली व्यापारिक सुविधा को बहाल कर दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाह सूजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1656 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापारिक कर विशेषाधिकार जो है प्राप्त हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो एक विशेष फरमान द्वारा जो ये दिया गया था, ये जो आपका दिया है यहाँ पर 1651 होगा। तो यहाँ मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि बंगाल के सूबेदार शाह सूजा द्वारा दिए गए एक विशेष फरमान द्वारा 1651 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 51 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार करने का विशेषाधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही देखिए कि अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल सूबेदार के यहाँ विलियम हैजेज के नेतृत्व में दूत मंडल पहुंचा, जो मुगल अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वसूल की जाने वाली व्यापारिक चुंगी से जो है मुक्ति चाहता था। इसके बाद देखिए विलियम हैजेज बंगाल का जो है प्रथम अंग्रेज गवर्नर भी बना, और मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत जो है 1686 में हुगली नदी में हुगली में हुई थी। इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोल कर लिया, और मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों का पलायन करने के लिए विवश किया, और अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर जो है शरण लेनी पड़ी थी। आइए आगे चलते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा था कि अंग्रेजों को जो है ज्वारग्रस्त द्वीप पर जो है शरण लेनी पड़ती है। इसके बाद देखिए फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों जो चारनाक के नेतृत्व में थे और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जाप चरनौक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में जो है नियुक्त कर दिया जाता है। इसके साथ 10 फरवरी 1691 को जाप चरनौक ने सूता नाटी में अंग्रेज फैक्ट्रियों की स्थापना की, और इसके साथ ही बर्दवान जिले के जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह से अंग्रेजों को सूता नाटी कारखाने की किलेबंदी करने की आवश्यकता जो है महसूस हुई थी। 1698-99 में बंगाल के सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद कंपनी को 1200 रुपए देने पर सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकाता की जो है जमींदारी प्राप्त हो गई, और कंपनी को कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानाटी गांव की जमींदारी जमींदार इब्राहिम खां से जो है मिली थी। इसके बाद देखिए कालीकटा, गोविंदपुर और सूतानाटी को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता की जो है नींव जाप चरनौक ने डाली, और कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का जो है नींव पड़ी थी। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया, तथा इसी समय बंगाल को मद्रास से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, और भारत और पटना और कासिम बाजार के अंग्रेज कंपनी कर्मचारी बंदी बना लिए गए थे। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद कंपनी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, और बंगाल के अंग्रेजों के बारे में शाइस्ता खां ने कहा था कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की जो है ये कंपनी है। 1634 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। इसके बाद देखिए इस अधिकार पत्र के बाद इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट का जन्म हुआ, और इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय 22 जुलाई 1702 को लिया गया, और दोनों कंपनियों का विलय अर्ल ऑफ गोल्डफिन के निर्णय के अनुसार 1708-9 में कर दिया गया था। संयुक्त कंपनी का नाम क्या था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास
की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी, जब जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल कुछ और व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। और ब्रिटिश दूतमंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन जो कि एक सर्जन था, तथा ख्वाजा सेहुर्द आर्मेनियन दुभाषिया शामिल थे। सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई और परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान भी जो है जारी कर दिए थे। आगे देखिए देखिए बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। और इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार जो है मिल गया था। फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान द्वारा बंबई में ढले सिक्कों को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गई। और सूरत में फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया था। फर्रुखसियर द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ और आर महोदय ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा की जो है संज्ञा दी थी। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं। देखिए बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान के बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया था। मराठा सेनानायक कान्होजी अंगदिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफी कमजोर जो है बना दिया था। यहाँ पे कान्होजी होगा, याद रखिएगा। आगे चलिए अब फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे आखिरी में, मतलब कि सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण कंपनियों में यही कंपनी थी जो सबसे बाद में आई थी। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत के देर से आए और लुई 14वें फ्रांस के सम्राट का शासनकाल कई युगांतरकारी घटनाओं के लिए जो है याद किया जाता है। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपेन देस इंडेसे ओरिएंटल्स के नाम से जाना जाता है। और फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जा सकता है। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। 1669 में मरकरा ने गोलकोंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। इसके साथ 1672 में एडमिरल डेलाहे ने गोलकोंडा के सुल्तान को परास्त कर सैंत भूमि को जो है छीन लिया था। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वैली कुंडपुर के सूबेदार शेरखान लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया और जिसे कालांतर में जो है पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए कि 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690-92 को चंद्रनगर की स्थापना की गई और डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को जो है छीन लिया। लेकिन 1697 में रिजविक की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को जो है प्राप्त हो गया। तो कौन सी संधि थी? रिजविक की संधि से पुनः जो है पांडिचेरी फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। आगे देखिए 1601 में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया था। पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण कराया और मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार कर उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर जो है प्राप्त किया था। 1706 में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियों एवं व्यापार के स्तर में जो है काफी कमी आई और 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही एक बार फिर फ्रांसीसियों में जो है उत्साह दिखा। 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में जो है ह्रास हुआ और परिणाम स्वरूप 1720 में कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज के रूप में जो है पुनर्निर्माण शुरू होता है, मतलब हुआ। आगे देखिए फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1724 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में करिकाल पर जो अधिकार कर लिया था। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी, राजनीतिक युद्ध उनके लक्ष्य में नहीं था। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी, अंग्रेजों और डचों से सुरक्षा के लिए तथा सिपाहियों की भर्ती परीक्षा प्रतिरक्षा के लिए किया था और 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में जो है युद्ध आरंभ होते हैं और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को जो है कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता है
था, पर अधिकार को लेकर इन दोनों कंपनियों के लगभग जो है 20 वर्षों तक जो है संघर्ष हुआ और 3 कर्नाटक युद्ध जो है संपन्न होते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलेबंद मद्रास और पौंडीचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थीं और तात्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था और जिसकी राजधानी जो है आरकाट में स्थित थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में अब देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 का तात्कालिक कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर जो है अधिकार कर लेना। बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना का फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजा और कैप्टन पैराडाइस के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सैन थोमे के युद्ध में जो है नवाब को पराजित कर दिया। जून 1748 में अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्कावेन के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा ने पांडिचेरी को घेरा, परंतु जो है सफलता नहीं मिल पाई। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1740 में आक्सला सेपिल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष जो है समाप्त हो गया और मद्रास पुनः जो है अंग्रेजों को मिल गया। तो याद रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, तो वो आपकी आक्सला सेपिल संधि थी। आपको यही याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये जो पूरी कहानी थी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको पता रहनी चाहिए कि मोटा मोटा तौर पे हुआ क्या था। आगे देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अब आपका पढ़ेंगे, जो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। इस दौरान जो है कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ और चांद साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया और दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को जो अपना समर्थन प्रदान किया था। ये देखिए किस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का, कह लीजिए यूरोपियों का, भारतीय राजनीति के अंदर एक दूसरे का सहायता करके। आगे देखिए, चांद साहब ने 1749 में अंबोर में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया, लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नासिर जंग से जो है पराजित हुआ था। लेकिन 1750 में नासिर की मृत्यु के बाद मुजफ्फर दक्कन का सूबेदार बन गया और इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था और इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, मतलब छोटा अधिकारी था क्लाइव। ठीक है, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर जो है धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और जो है चांद साहब की जो है हत्या कर दी गई थी। इसके बाद देखिए, फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करते हुए उसे वापस फ्रांस बुला लिया। यहाँ फ्रांस होगा, इंग्लैंड लिखा हुआ है, उसे वापस फ्रांस बुला लिया तथा उसके स्थान पर गुदेहू को जो है 1 अगस्त 1754 को जो है भारत में गवर्नर बनाया गया। डुप्ले के बारे में J.R. मैरियट ने कहा था कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की, क्लाइव ने इसे बंगाल में ही खोज लिया था। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति थी वो अंग्रेजों की ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि जो है अंग्रेजों को बंगाल की बहुत विकसित प्रांत मिला था, जो क्या कहते हैं काफ़ी धनी प्रांत था, लेकिन जो क्या कहते हैं फ्रांसीसियों के पास ऐसा कोई प्रांत नहीं था जो क्या कहते हैं इतना उनकी आर्थिक सहायता कर सके। तो इसलिए लिखा गया है कि भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की और वास्तव में बंगाल में इसे खोज लिया गया था। आगे देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1757 से 63 के बीच में चला। 1757 में आपका प्लासी का युद्ध भी संपन्न होता है, तो इसी बीच जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध भी हुआ। इसका तात्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर जो है अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई और 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने जो है नेतृत्व प्रदान किया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी जो है पराजित हुए और यही पराजय जो है भारत में उनके पतन की शुरुआत होती है। और इसी के साथ 16 जनवरी 1761 को पांडिचेरी पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के जो प्रमुख कारण क्या थे? पहला है कि इसमें फ्रांसीसी सरकार का जो है असहयोग, दूसरा कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण,
तीसरा इंग्लैंड की नौसैनिक सर्वोच्च था, और चौथा था कि फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बूसी की तुलना में अंग्रेजी सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट आदि अधिक सूझबूझ थे। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, यूरोपीय कंपनी से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व भी थे, जैसे कि आपका वास्को डी गामा, जो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। फिर उसके बाद पेड्रो अल्वारेज केब्राल, जो भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, भारत का प्रथम पुर्तगीज गवर्नर था। जॉन मिडलटन हॉल, जो भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेजी दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की। गेराल्ड आंगिया, जो मुंबई का वास्तविक संस्थापक था। जॉर्ज चरनाक, कलकत्ता का संस्थापक था। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। और विलियम नॉरिस 1638 में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट का दूत, जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। फ्रैंको मार्टिन, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। शोभा सिंह, बर्दवान का जमींदार, और 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू किया। इब्राहिम खां, जो कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाटी का जमींदार था। जाज सुरमन, जो मुगल सम्राट फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। फादर मानसरेट, अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल का अध्यक्ष। और कैरोन फ्रैंक, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री सूरत में जो है स्थापना की थी। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको भी देख लेते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहती हैं। देखिए, 1498 में वास्को डी गामा का भारत आगमन। 1500 में जो है द्वितीय पुर्तगीज यात्री कैब्रल का भारत आगमन। 1502 में द्वितीय बार वास्को डी गामा का भारत पर क्या कहते हैं आया था। यहाँ पे दो हुआ, यहाँ पे दो हुआ, ठीक है। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार। 1530 में कोचिन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बन गई थी। 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना वो डच कंपनी से पहले हुई थी, लेकिन जो है डच कंपनी भारत में जो है पहले आ गई थी, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। 1661 में पुर्तगीजों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया था। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1690 में जॉर्ज चरनाक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। 1759 में निर्णायक युद्ध, बेदारा का युद्ध, जिसमें जो है अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था। 1760 में महत्वपूर्ण वांडीवास का निर्णायक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। 1708-9 में ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का जो है आपस में विलय कर दिया गया था। इसके बाद देखिए, सबसे लास्ट में जो कंपनी आई वो थी आपकी डेन। तो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, और इस कंपनी को 1620 में त्रैकुंबर तथा 1676 में सेरामपुर अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। और सेरामपुर दो डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। याद रखिएगा, लास्ट में तो नहीं आई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा कम था, ना तो एग्जाम में कभी आता है, क्योंकि बहुत छोटे अंतराल के लिए थी, तो आप बस इसको याद रख सकते हैं। 1845 में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को जो है बेच दिया था। इसके बाद देखिए, एस्तादो द इंडिया, जो 1498 में स्थापना हुई थी, किसकी? पुर्तगीज कंपनी का ही नाम था, एस्तादो द इंडिया। फिरेंगिदे ओस्ट इंडिस्ट्री कंपनी, जिसका स्थापना 1602 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, कह लीजिए लगभग 1599 में। कंपेन देस इंडस ओरिएंटल्स, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, 1664 में। और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। तो याद रखिएगा, देखिए पहले कंपनी स्थापना में सबसे आगे आपका पुर्तगाल, फिर आपका अंग्रेज, और उसके बाद जो है आपकी डच, उसके बाद जो है आपका ये फ्रांसीसी कंपनी। देखिए, डेनिश का क्या है कि आप इसको आउट भी कर सकते हैं यहाँ से, जल्दी एग्जामों में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बाकी क्रम वाइज आपको याद रखना है, तो याद रखिए महत्वपूर्ण आपकी ये चार कंपनी ही है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन और कहते हैं फ्रांसीसी। अब देखिए, यहाँ पे नीचे क्रम भी दिया गया है कि भारत में पुर्तगाली, डच, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम कुछ इस प्रकार था। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। तो पहले आए तो जरूर थे डच, लेकिन कंपनी की स्थापना जो है इनकी बाद में हुई थी, याद रखिएगा, क्योंकि ये 1555-56 में ही आ गए थे, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना जो है आपकी 1602 में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि आगमन का क्रम जो है, इसमें अंग्रेज थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन जो स्थापना के क्रम में जो अंग्रेज पहले होते हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए, और सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। तो ये जो वीडियो है आपकी यहीं पे समाप्त होती है, और चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है।
और कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ से सफलता हासिल कर ली और इसके बाद जो है कैसे वो भारत में एक-एक करके हर राज्य को हराते हुए अपनी सत्ता को यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को तो लाइक कर ही दिया करो क्योंकि थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।